पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट यानी एसपीआरओ में जाके वो करेंगे। अब अच्छा अच्छा सर, कल एक चीज जो है वो लास्ट वीक की जो है ना हम्म, बताएं बताएं। सर, लास्ट वीक वाली जो वीडियो थी वो शेयर नहीं हो सकी। नहीं हो गई, कर दी थी मैंने बाद में कर सर दी। उसका लिंक असल में नहीं था तो मिस हो गई शायद, वो पता नहीं लग रहा था। चलो करवा, मैं लिंक भिजवा दूँ। अच्छा जी, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है, तो बताएगा क्या होता है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन? पर्सनल मैनेजमेंट सर, स्टाफ के हवाले से उसकी सारी चीजें, उसकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन उसके। अच्छा ठीक है, चले आगे चलते। आपका मास्टर डेटा आ जाएगा इसमें सारा। मास्टर डेटा आपका आता है इसमें, बिल्कुल आता है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। और पिछली दफा हमने ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो देखा था उसमें बहुत सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें एक पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन भी है। अब आगे चल के देखेंगे पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में आपके और भी ऑपरेशंस आते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का सारा स्ट्रक्चर होगा, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होंगे, फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट का एक क्राइटेरिया है, एसओपीज है, वो होंगे। ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट या वॉक इन रिक्रूटमेंट या यूनिवर्सिटी लेवल रिक्रूटमेंट, ठीक है, या नेटवर्क बेस्ड रेफरल, रेफरेंस बेस्ड, वो सारी चीजें इसमें आपके रिक्रूटमेंट में हैंडल हो रही होती है। पर्सोनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो बताएगा? पर्सोनल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बता दो ना यार सर। उनकी डेवलपमेंट के बारे में जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो चीजें करती है, वो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सर ये आई थिंक पर एम्प्लॉइज ट्रेनिंग की एंड ट्रेनिंग। अच्छा, वो तो ट्रेनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट में आएगा ना भाई, वो तो ट्रेनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट में कवर होगा ना, कि नहीं? पर्सनल डेवलपमेंट होता ये है कि आपके एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, उसके जो केपीआईज हैं, उसके मुख्तलिफ जो मेट्रिक्स हैं, उस पर किस तरह होता रहा, उसके अप्रेजल्स बाय एनुअली हैं या एनुअली एक बार अप्रेजल आता है, या हर 3 महीने क्वार्टरली, जैसे सेल्स वालों के होते हैं, उनके टारगेट सेट होते हैं। ये पर्सनल डेवलपमेंट इस तरह होता है। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट, हर जॉब, हर पोजीशन का जो क्राइटेरिया वो मुख्तलिफ होगा ना, वो आपने डिसाइड करना है। सेल्स के बंदों का बहुत अलग होगा, मार्केटिंग के बंदों का अलग एक वो होगा। इसी तरह सिक्योरिटी पे मामूर जो लोग हैं, उनका जो केपीआईज का सेट है, या उनके जो परफॉर्मेंस की जो विश लिस्ट है मैनेजमेंट के पास, उसको आप किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आती हैं। इसी की बेस पे फिर आपका अप्रेजल लगते हैं या रिकमेंडेशन होती है, या वो फिर आगे और भी रिकमेंड करते हैं, हाँ जी इनको ट्रेनिंग के लिए भेजें, ये मैनेजमेंट साइड के जो है जो खास बंदे हैं, ठीक है, इन्होंने 8 साल गुजार लिए हैं, तो अब अगले 2 साल मैनेजमेंट की पोजीशन इनको देनी है, एंड सो ऑन। इसी तरह ही आपका ट्रेनिंग एंड इवन मैनेजमेंट भी जो है वो मेच्योर होता है। किस तरह मेच्योर होता है? आपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक कैटेगरी वाइज रखी हुई है, स्लैब वाइज रखी हुई है, चाहे वो पोजीशन वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज है, या केपीआई आपने कितने मीट किए, कितने टारगेट्स मीट किए, उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होती है। यानी अगर आपने सेल्स के बंदों ने अगर 30-30 लाख की अगर सेल्स की हैं एक क्वार्टर में, तब उनको 60 लाख पर लेकर जाना है, तो क्या ट्रेनिंग होगी उसमें दरकार? वो आपको पास होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते, 30 लाख से कम करते हैं, तो फिर वो 60 लाख वाला ट्रेनिंग उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, वो उनको ट्रीट किसी और तरीके से आप करेंगे उसको, आप उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इस तरह। अब मार्केटिंग वाले अब नए इंडक्टीज आते हैं, किस तरह उनको आप ऑर्गेनाइजेशनल वो देते हैं, ओरिएंटेशन देंगे। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें ट्रैवल वगैरह है, उसमें मुख्तलिफ लोकेशंस पे उनकी ट्रेनिंग की, अगर आप यहाँ से लेट से सिंगापुर जाते हैं, तो वहाँ के कल्चरल प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, ठीक है,
लोगों से मिलना कैसे, वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। फिर सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज हैं, आपने करनी है, क्यों करनी है, इसका पीछे पूरा एक रोड मैप होता है। रोड मैप आपने देना है, क्यों आपने वहां से टारगेट्स, सेल्स के टारगेट्स होंगे या मार्केटिंग के होंगे या ब्रांडिंग के होंगे, व्हाट्सोएवर, ये आपके ट्रेनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट में चीज़ें कवर होती हैं। इंटर्नीज आप यूनिवर्सिटी के रखते हैं या रिसर्चर्स रखते हैं, ठीक है, तो उसमें उनकी अगर ट्रेनिंग करनी है, जैसे प्रोग्रामर्स आपने रखने हैं, उनको बताना है कि भाई ये बिजनेस प्रोसेस है, किस तरह बिजनेस प्रोसेस है, कौन से डिपार्टमेंट में हमने क्या काम करना है, और क्या वहाँ पे ट्रेनिंग के बाकायदा आपके पास पूरे पूरे वो होते हैं, सेटअप्स होते हैं कि आपने अगर प्रोग्रामर हायर करना है, उसको हर डिपार्टमेंट के प्रोसेस का पता होना चाहिए, ताकि उसे ये पता हो कि वो क्या डेवलप करेगा और क्यों करेगा, सारी चीज़ें। अभी ये तो बहुत मैं आपको बड़े मोटे मोटे उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर वर्क फ्लोज आते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपके जो वर्क फ्लोज हैं, पोजीशन टू पोजीशन जो वर्क फ्लोज होंगे वो किस तरह होंगे। अब पर्सनल एरिया पिछली बार हमने वो किया था, पर्सनल एरिया ज्योग्राफिकल लोकेशंस होते हैं ना, तो वर्क फ्लो आपके डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लेट्स से कि एक पर्सनल एरिया जो है आपका हाई रिस्क एरिया, जैसे इराक है या अफगानिस्तान है, वहाँ पे अगर आप बंदे भेजते हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन अलग होगा, पोजीशन टू पोजीशन अलग होगा, ठीक है, बनिस्बत टर्की या सऊदी के। यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, आप आपके जो वर्कफोर्स है उसकी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है, उसमें आपके जो वर्क फ्लोज होंगे वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइंड होंगे, ठीक है। और वर्क फ्लोज में ये भी आता है कि मार्केटिंग की कैंपेन हुई है तो इसका जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो कैंपेन उसने चलाया है, आया कि वो सेल्स को क्या उसे कहते हैं, लफ्ज होता है वो, एस्केलेट करेगा, सेल्स को डायरेक्टली करेगा, या वो सीओओ के पास जाएगा, वो उसके साथ पूरा एक मैट्रिक्स होगा, उसका वर्क फ्लो मैट्रिक्स होगा, वो अप्रूव करेगा तो वो सेल्स के पास जाएगा, सेल्स का जो डायरेक्टर है या मैनेजर है वो उसे देखेगा, उसको उसको उसकी भी अप्रूव, ये वर्क फ्लोज होंगे, ये भी आपने बनाने होते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट, अब आपने टारगेट सेल्स वालों को दे दिया, ये आपको 30 लाख की सेल्स करनी है, उसमें आपको ये कमीशन मिलना है, और 30 लाख से ऊपर करेंगे 45 कर लेते हैं आप, ये सब कमीशन का स्लैब होगा, ये टूर ट्रिप्स होंगे, फलाना फलाना। इसी तरह ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी आपने कॉम्पनसेशन रखे हुए हैं, डेली वेजेस के लिए, डेली वर्कर्स के लिए आपने अलग से कॉम्पनसेशन, ओवरहेड्स वगैरह रखे हुए, ओवरहेड्स कह रहा हूँ, ओवर टाइम रखा हुआ है, तो वो कंपनसेशन मैनेजमेंट डेली वेज वालों के लिए आप अलग करेंगे, मैनेजर्स के लिए अलग करेंगे, सेल्स वालों के लिए आप बिल्कुल अलग रखेंगे। कॉस्ट प्लानिंग, अब आपने बंदा हायर करना है अगले 3-4 क्वार्टर्स में, वर्कफोर्स बढ़ानी है किसी एक नए ऑफिस में, क्यों बढ़ानी है उसकी प्लानिंग आप करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी वो आपने बताना है, नया कोई डिपार्टमेंट खोल रहे हैं या स्टोर खोल रहे हैं या ऑफिस या वेयर हाउस वॉट, या एग्जीबिशन सेंटर या डिस्प्ले सेंटर खोल रहे हैं, हाउ विल यू डू इट, क्या उसकी आप कॉस्ट प्लानिंग करेंगे, किस तरह करेंगे, उसका बजट किस तरह वो करेंगे, हायर करना है अगर तो मिड लेवल या एक्सपर्ट करना है तो क्यों करना है, वो प्लानिंग आप करेंगे, और कितना उसमें बजट आप लगा सकते हैं, वही चीज़ आपके रिक्रूटमेंट में भी डायरेक्टली वो करेगी, अफेक्ट करेगी। अगर एक बंदा आता है सीनियर है और आपके बजट नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उस सूरत में आप क्या करेंगे, और बंदा भी रखना है, तो फिर ये आपकी कॉस्ट प्लानिंग का एक हिस्सा बनता है, ये आप फिर उसकी करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग, शिफ्ट प्लानिंग, कितनी शिफ्ट चाहिए जी, प्रोडक्शन आ गई, सेल्स ऑर्डर ज़्यादा बन गया, अब शिफ्ट आपने चेंज करनी है, ये साल भर का आपने एक रोस्टर बनाना है, कौन सी शिफ्ट पे कौन आएगा, अगर इंडस्ट्री है 24 घंटे चलती है, अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी जो है वो मैटर करेगा ना, डिफर करेगा, अब केमिकल इंडस्ट्री है, हाईली वोलाटाइल, या ऑयल एंड गैस है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, या ऑयल रिग्स हैं जहाँ पे शिफ्ट्स भी आपने करनी है, वहाँ पे सेफ्टी की भी जो आपने वो प्लानिंग करनी है, ठीक है, हेल्थ की भी उसमें आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो एज HR कंसल्टेंट आपने बहुत सारी चीज़ों को वो करना है, कैटर करना है। कैपेसिटी जी, आपने एक डिपार्टमेंट या स्टोर या प्रोजेक्ट है कोई नया, ठीक है, वहाँ पे कितने बंदे चाहिए, अच्छा उसमें कैपेसिटी जी इतने 21 लोग चाहिए होंगे,
अच्छा, 21 में से अगर 5 ने रिजाइन कर दिया तो फिर क्या करेंगे आप? उनका रिप्लेसमेंट कितनी देर में आएगा? ठीक है, या सब चले जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? वर्स्ट सिनारियोज, बेस्ट सिनारियोज, पेसिमिस्टिक सिनारियो, सब आप वो करेंगे। FICO ये आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं, सैलरीज, पेरोल, टैक्सेस, EOBI, ये सारी चीजें देखेगा। मैनेजर जो है इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, ये है बेसिकली आपका एक क्रक्स है जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और ये जो होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिस इज द हार्ट ऑफ HCM। इसमें आप मास्टर डेटा बनाएंगे। मास्टर डेटा क्या होता है भाई, तो बताएंगे? सर एम्प्लॉय का की आवाज एको हो रही है। कितना मतलब जी, मास्टर डेटा क्या होता है पता तो चले। अस्सलाम जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका डिपार्टमेंट, उसकी डेजिग्नेशन, उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, ये तमाम उसके मास्टर डेटा का पार्ट है। इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन? सर इसमें पर्सनल फाइल से लेके एम्प्लॉय हायरिंग, फायरिंग, पेरोल, रिकॉर्ड, सारा ये सारा मास्टर डाटा ही है एचआर का। आवाज आपकी बहुत कम आई है मुझे। सर एम्प्लॉय से लेके फायरिंग तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक पर्सनल फाइल होगी, पेरोल रिकॉर्ड हो गया, लीव रिकॉर्ड हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो सारा मास्टर डाटा ही है एचआर का। ठीक है, अच्छा, ओके, मैं बताता हूँ मैं अब आपको। मास्टर डेटा बेसिकली क्या होता है, आपके एम्प्लॉय का वो डेटा जो चेंज नहीं होता अक्सर, वो होता है नाम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। एड्रेस का खैर चेंज हो सकता है, लेकिन उसका NTN नंबर, उसके पासपोर्ट नंबर, वो भी चेंज हो सकता है। अगर एक्सपायर हो जाए तो CNIC भी चेंज हो सकता है। उसके फैमिली मेंबर्स, वो सब चीज़ें आपके मास्टर डेटा में जाती हैं, जो उसका पहचान बनती है, वो होता है मास्टर डेटा। ठीक है, फिर HR कंपनी के स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इन्फो टाइप्स, वो हम देखेंगे क्या होता है इन्फो टाइप्स। पर्सनल एक्शंस हैं, फीचर्स हैं, इंटीग्रेशन है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करता क्या है, ये आपको मास्टर डेटा कंसेप्ट समझाएगा। कैसे मास्टर डेटा बनाना है, क्यों बनाना है, एक एक फील्ड जो आप बनाएंगे उसके पीछे मकसद क्या है, एक एक फील्ड जो आप पॉपुलेट करना चाह रहे हैं वो क्या है। जैसे एक मिनट में बताता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं नोट कर रहा था, आप लोगों ने वो जो सर्वर में अपने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो आपने लेजर ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि वो कंफ्लिक्ट आ रहा है उनका किसी वजह से। कल मैं चेक कर रहा था। अब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन PA30 की अगर हम बात करें, ये RT कोड इस्तेमाल करेंगे मास्टर डेटा बनाने के लिए। पर्सनल नंबर है, ठीक है, क्रिएट करेंगे। और इन्फो टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट, पर्सनल डेटा, एड्रेसेस, बैंक डिटेल, सब ये आपका मास्टर डेटा में आता है। क्रिएट करेंगे, अभी तो फिलहाल हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, वॉक थ्रू है हमारा, फिर हम बाकायदा इसको क्रिएट भी करेंगे। ठीक है,
खैर जब तक चलता है हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो मास्टर डेटा आपने बनाना है, उसमें एक्शंस होंगे आपके, बाकी आपकी फैमिली की डिटेल्स हैं, उसमें आपके एड्रेसेस है, बैंक डिटेल्स हैं, पर्सनल डेटा है, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट है, ये चीज़ आपकी उसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। डेटा टाइप्स कौन सी, इन्फो टाइप्स कौन सी जो आपने डिजाइन करनी है, वो एक्शंस कौन से हैं जो उस बंदे ने परफॉर्म करने हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारी है इसकी, वो आप सारा उसको बताएंगे। मास्टर डेटा में अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट आता है, यानी कौन सा रोल पोजीशन इसको देना है। और चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एरोज लगे हुए वो इससे करस्पॉन्डिंग है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पर्सोनल डेवलपमेंट। पर्सोनल डेवलपमेंट क्या था, परफॉर्मेंस आपकी जो है क्या है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज पर्सोनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट की जी फलाना इनको डिपार्टमेंट में रख दिया, उनके क्या केपीआईज हैं, बंदे के अपने क्या पर्सनल केपीआईज हैं, इनके रोल क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस इनसे क्या होंगी। ठीक है, एड्रेस प्लस टैक्स इंफॉर्मेशन, ये पेरोल इससे 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 क्या ताल्लुक इसका बनता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, कोई बताएगा? सर टैक्स इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली वो डायरेक्टली को रिलेट कर रही होती है ना, एम्प्लॉय की नेट पेबल पे इफेक्ट होता है उसका, और उसकी जो भी पेरोल से उसकी होता है, रिपोर्ट। एड्रेस से क्या उसका ताल्लुक होता है, ये बताया। सर सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। जी, पेरोल का एड्रेस से क्या ताल्लुक होता है, ये बताएं। सर ये जो अगर तो एड्रेस को देख रहे हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन से, तो क्योंकि इसमें तो सैप के अंदर तो काफी सारे मॉड्यूल्स हैं ना, ब्राजील भी है, जिस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेशन भी डिफरेंट है, और क्या कहते हैं रीजन वाइज भी उसकी टैक्सेशन डिफरेंट है। जैसे अगर पाकिस्तान का टैक्स का लॉ डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, इस तरीके से एड्रेस वहां पर भी अफेक्ट कर सकता है। सही है, एड्रेस उसमें, हाँ पेरोल में इस तरह होगा कि आप जिस ज्योग्राफिकल, बिल्कुल अच्छा सही जवाब, बिल्कुल बेहतरीन। पर्सोनल जो आपका एरिया है वो ज्योग्राफिकल होता है ना, तो उसमें अब आपके टैक्सेस इस पेरोल में क्या कटेंगे, वहाँ के जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वहाँ की क्या टैक्सेस हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपका एड्रेस प्लस टैक्स इंफॉर्मेशन चेंज हो गया, वो पेरोल के साथ हो। रिक्रूटमेंट्स में फैमिली का क्या स्टेटस है, क्यों रिक्रूटमेंट्स में हम फैमिली को वो करते हैं? फैमिली और रिक्रूटमेंट्स को क्यों करते हैं भाई? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ भाई, कोई बताएगा? आप बता। आज सब सोए हुए हैं, क्या बात है? स्टॉप कर दूं तो स्टॉप कर देता हूँ मैं फिर, हैं? अगर आज जोर नहीं लग रहा तो कल कर लेते हैं, एक स्लाइड और कर लेते हैं। चलो मैं बता दूं, फैमिली और रिक्रूटमेंट्स का जो होता है ना, उसमें फैमिली मेंबर्स का पता होना जरूरी होता है। क्यों? कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या उम्र है उनकी। और रिक्रूटमेंट जब आप करने जाते हैं तो क्या किस आया कि इनको नाइट शिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, फैमिली मेंबर्स को बीमार तो नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, वो क्या उम्र है उनकी, उनके हेल्थ प्रोफाइल्स क्या रहे हैं या हैं, डिपेंडेंट्स के क्या हेल्थ प्रोफाइल्स हैं, आया कि फैमिली अगर है तो ट्रैवल कर सकते हैं जॉब में कि नहीं कर सकते, ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है ना। फैमिली के हिसाब से फिर आपने उनको ये भी देखना होता है, बच्चे उनके जो है उनको अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो किस हद तक दे सकते हैं, देना है या नहीं देना, ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है। और वर्क स्केड्यूल टाइम आपको पता है, 8 घंटे 6 घंटे जो भी है, सेल्स के हैं तो उसमें क्या मुख्तलिफ होगा, जो लेबर है उनके लिए 12 12 घंटे का होगा,
ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका मास्टर डेटा जो इन सारी चीजों को कवर कर रहा होता है। ठीक है, वाई यूज मास्टर डेटा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि फैक्ट्री में जो बंदा लगा हुआ वो फैक्ट्री कोई और लोकेशन, पर्सनल एरिया उसका मुख्तलिफ है, और जो एम्प्लॉय कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है उसके उसकी जो हायरिंग है, उसके जो हायरार्की है या पर्सनल एरिया वो डिफरेंट होगा। सब ग्रुप्स होंगे ना, पर्सनल सब ग्रुप्स होंगे वहां पे। इस तरह आप हायरार्की बना के असाइन करेंगे ना, तो अभी लोकेशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं, वहां पे उनके पे रेट्स डिफरेंट होंगे। यानी अगर आपको केपीके में अगर फैक्ट्री लगी है तो वहाँ जो हायरिंग हो रही है वहाँ के पे रेट्स कम होंगे बनिस्बत कराची लाहौर के, जहाँ पे पे रेट ज्यादा है। ठीक है, उससे भी आप हायरार्की पर्सनल एरिया के हिसाब से कर सकते हो। अब मास्टर डेटा मैंने आपको थोड़ा सा इसका वो भी दिया, पर्सनल जो आपका PA30 है, टी कोड, वहां से आप सारी चीजें, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसको आगे हम कॉन्फ़िगरेशन में भी देखेंगे। पर्सनल एक्शंस जो हैं ये क्या है जी, हायरिंग हो रही है, प्रमोशन हो रही है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन जो आपके साथ है, ठीक है, वो सारी चीजें आपके पर्सनल एक्शंस में आती है। PA40 इसका जो है टी कोड है, इन दोनों टी कोड्स को आप लोग जरा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। HR स्ट्रक्चर्स क्या है, HR स्ट्रक्चर्स का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के साथ क्या ताल्लुक है, हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बड़ी तफसील से देख, लेकिन हमने उनको असाइन नहीं किया था। आई होप वो आप लोगों का असाइनमेंट हो गया होगा। अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, वो करना जरूरी है, क्यों, मैं तो कर लूँगा, खैर मुझे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपका सीखना लाजिम है। अगर आपने क्लाइंट की तरफ जाना पूछेगा जी प्लांट किस तरह बनाते हैं, वहाँ पे कैसे आप ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फंस जाएंगे आप। मैंने जो लॉरेंसपुर बनाया था उसकी भी आप असाइनमेंट करें, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की, और अपना जो आप बना रहे हैं कंपनी कोड्स वगैरह वो भी आप बनाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। ठीक है, 3 होमवर्क है, PA30, PA40 एंड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जो हमने पिछली बार अधूरी छोड़ दी थी, उसकी असाइनमेंट नहीं की थी, बाकी तो सारी चीजें हो गई थी, वो सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी हम इसको देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, और पिछली बार हमने पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, पर्सनल एरिया क्या था, कराची था, कराची में पर्सनल सब एरिया क्या होगा, साइट एरिया और कॉर्पोरेट ऑफिस क्लिफ्टन, या दुबई में चले जाए वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, और कॉर्पोरेट जो है डेरा वाली साइट सब एरिया हो जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या थे, एक्टिव, रिटायरी, अर्ली रिटायरी एंड सो ऑन। इंटर्नीज भी रख सकते हैं आप, ये भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम, वेजेस, ये भी आप सब ग्रुप्स में उनके कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग्स का आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे वो कुछ इस तरह है, जैसे ये पर्सोनल है, ठीक है, एक्टिव है, एक्टिव रिटायरी है, या एक्टिव सैलरीड है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, या रिटायरी कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पर्सोनल आपके जो है पर्सनल एरिया के हिसाब से डिवाइडेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे इनके ये जो कैटेगरीज वगैरह हैं इस सब पे यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, जो जैसे जैसे उनके स्टेटसेस मेंटेन हो रहे हैं या बदल रहे हैं, वो आप अपने ऑफिस या पर्सनल एरिया के हिसाब से उसे मेंटेन कर रहे होंगे। इस तरह आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सिटी वाइड जोग्राफिकल भी आप बनाते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने पिछली बार बनाया था, क्लाइंट हमारा क्या था, लॉरेंसपुर, कंपनी कोड लॉरेंसपुर, और पर्सनल एरियाज हमारे ज्योग्राफिकल थे, कराची, कुवैत, जद्दा। ठीक है, उसमें जो आपके अब सब एरियाज हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, मार्केटिंग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, HR, CRM, व्हाटएवर, सेल्स। ठीक है, तो अब पर्सनल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, वहां पे पोजीशंस हैं,
फैक्ट्री में पोजीशंस क्या होंगी, जॉब्स क्या होंगी, मैनेजर की कौन सा, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ठीक है, इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, ये पोजीशंस आ गई ना। लेबर का इसी तरह, सुपरवाइजर इसी तरह आपका ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे आप एम्प्लॉइज को क्लासिफाई करते हैं कि किस लेवल पे, जैसे आपने क्लासिफाई करना है जी, लेबर क्लास है या फोरमैन है या मैनेजमेंट है, ठीक है, उनके आप लेवल्स और कैटेगरीज को जो है मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय ग्रुप्स हमने पिछली बार देखा था, एक्टिव रिटायरी, प्रीमेच्योर रिटायरी, इसके अलावा भी आप कैटेगरीज आपके जहन में जो आती है, इंटर्नीज हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, एनालिस्ट हो गए, या मोटिवेशनल स्पीकर, ये बड़ा आजकल हमारे यहाँ चल रहा है ट्रेंड। मोटिवेट कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन वो लाखों रुपए बना लेते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर ये होते हैं। तो ये अभी तक तो यहाँ हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई अगर आप लोगों को कोई कबाहत है तो बता दें जरा, समझ में आए यहाँ तक या सब सोए में आज? जैसे यहाँ तक तो सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह।